पे टक्कर। रात के 9 बज चुके हैं। 9 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सियासी हैट्रिक लगाने जा रहे हैं, क्योंकि सूत्रों के मुताबिक उस दिन वो लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। लेकिन इससे पहले जोरदार सियासी एक्शन हो रहा है। एनडीए से लेकर विपक्षी गठबंधन तक हर तरफ सियासी हलचल तेज है। और इस बीच खबर यह भी आ रही है कि एनडीए के साथियों ने नई सरकार में अपनी डिमांड वाली लिस्ट सामने रख दी है। नीतीश कुमार के दिल में क्या है, चंद्रबाबू नायडू क्या चाह रहे हैं, जेडीएस को नई सरकार में कितनी हिस्सेदारी चाहिए, इसकी एक्सक्लूसिव जानकारी आज मैं आपको सीएनबीसी आवाज में देने वाला हूं। इस बार एनडीए सरकार बनेगी तो इसके मायने क्या होंगे? क्या तीसरा टर्म वाकई मोदी के लिए आसान होगा या थोड़ा कठिन हो जाएगा? आज इसका विश्लेषण भी करेंगे। लेकिन क्या वाकई जातिवादी राजनीति चली है और हिंदू हिंदुत्व वाली राजनीति फ्लॉप हो गई है इस देश के अंदर? कुछ लोग इस पर भी सवाल उठा रहे हैं। आज इसकी भी बात करेंगे। आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पर टक्कर, और टक्कर पर उसका इलेक्शन एडिशन। चुनावी नतीजों के बाद इन दो चेहरों पर सबकी नजर टिकी है, इसलिए इनकी पार्टी की तरफ से मजबूत समर्थन का दावा भी है और मोल भाव की चर्चा भी खूब हो रही है। हम लोग एनडीए के साथ हैं, पूरी मजबूती के साथ हैं और पूरी मजबूती के साथ एनडीए के साथ रहेंगे। विशेष राज्य का दर्जा बिहार को मिले, ये हमारी इच्छा जरूर है। यूसीसी पेचीदा विषय है, सभी को साथ लेकर, सभी को विश्वास में लेकर, सभी से चर्चा करके इस विषय को तलाश करना। सूत्रों का दावा है कि जेडीयू 4 सांसद पर 1 मंत्री पद वाला फार्मूला लेकर चल रही है। इस हिसाब से जेडीयू रेल मंत्रालय, कृषि मंत्रालय पर नजर टिकाकर बैठी है। लेकिन पार्टी का सबसे ज्यादा जोर रेल मंत्रालय पर है। तो दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी 2 विकल्पों पर विचार कर रही है। सूत्रों के मुताबिक विकल्प 1 में टीडीपी लोकसभा स्पीकर और एनडीए संयोजक पद के साथ सरकार को बाहर से समर्थन पर विचार कर रही है, और विकल्प 2 के तहत स्पीकर नहीं मिलने पर एनडीए संयोजक और कुछ अहम मंत्रालय वाला फार्मूला अपनाया जा सकता है। मोदी जी का तो कोई अनुभव है नहीं, समस्याएं निश्चित रूप पर उनके लिए बढ़ेंगे। उनको 180 डिग्री टर्न अगर वो नहीं ले सकते हैं तो समस्याएं बढ़ेंगे। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि क्या नई सरकार पर गठबंधन का दबाव रहने वाला है? इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। एक तरफ डिमांड वाली लिस्ट की बात हो रही है तो दूसरी तरफ एनडीए के घटक दल कह रहे हैं कि हम मोदी के साथ हैं। नई सरकार से पहले नायडू की मांग, विकल्प 1 लोकसभा स्पीकर, एनडीए का संयोजक पद, सरकार को बाहर से समर्थन की बात है। यह सूत्रों का दावा है। विकल्प 2 स्पीकर नहीं मिलने पर एनडीए संयोजक और कुछ अहम मंत्रालय, कुछ मंत्रालय तो मिलेंगे ही, संयोजक पद भी मिल सकता है। नीतीश कुमार के दिल में क्या है? रेल मंत्रालय, कृषि मंत्रालय। कुमारस्वामी की डिमांड क्या है? बेटे को कृषि मंत्रालय, दामाद को स्वास्थ्य मंत्रालय। सूत्रों का दावा है। क्या बीजेपी का रुख क्या है? रक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, रेल मंत्रालय, सड़क परिवहन मंत्रालय। इन पर कोई समझौता भारतीय जनता पार्टी नहीं करेगी। ये जो मंत्रालय है ये सबसे अहम मंत्रालय होते हैं सरकार के अंदर। बड़ा सवाल, क्या नई सरकार में सहयोगियों को साथ पाएंगे नरेंद्र मोदी? ये आज का बड़ा सवाल है। क्या नई सरकार में सहयोगियों को साथ पाएंगे नरेंद्र मोदी? ये बड़ा सवाल है। सुधांशु त्रिवेदी मेरे साथ हैं, राजीव रंजन मेरे साथ हैं, ज्योत्सना है मेरे साथ टीडीपी की, मेरे साथ सुनील यादव है, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, विवेक श्रीवास्तव है। लेकिन बड़ी खबर आ रही है, कंगना रनौत बीजेपी की सांसद है, उनको चाटा पड़ा है, उनको थप्पड़ मारा गया है चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे सीएसएफ जवान द्वारा। थप्पड़ कांड पर कंगना रनौत ने अपना बयान भी दे दिया है कि मेरे साथ बदसलूकी हुई है लेकिन मैं सुरक्षित हूं। यह वाकई बहुत निंदनीय है जो कंगना रनौत के साथ हुआ है। किसी सुरक्षा कर्मी को कोई ऐसा अधिकार नहीं है वो किसी पर इस तरह से थप्पड़ मारे, वो भी सिक्योरिटी चेक के दौरान। ये बहुत गलत है और मुझे लगता है कि कुल मिलाकर हर पॉलिटिकल पार्टी को इसकी निंदा करनी चाहिए। मौजूदा में बीजेपी की सांसद है और जानी मानी अभिनेत्री है कंगना रनौत। बीजेपी सांसद कंगना रनौत को थप्पड़ मारने की घटना बिल्कुल सामान्य नहीं है।
सीएसएफ जवान का काम है कि वो प्रोटेक्शन दे, वो सिक्योरिटी चेक करे, लेकिन थप्पड़ मारने का अधिकार नहीं है सिक्योरिटी चेक के दौरान। हालांकि वर्जन किसका क्या है, लेकिन इसमें वायरल तस्वीर जो दिखाई दे रही है उसमें एक महिला सुरक्षाकर्मी बहुत कुछ कहती हुई सुनाई दे रही है। उनको कंगना रनौत पसंद नहीं होंगी, उनके किसी बयान पर आपत्ति होगी, तो उनके पास जी एक बड़ा अपडेट है। कंगना थप्पड़ कांड पर एक बहुत बड़ी खबर है। आरोपी महिला जवान को हिरासत में ले लिया गया है। इस समय की बड़ी खबर है, आरोपी महिला सीएसएफ जवान को हिरासत में ले लिया गया है। इस समय की और सस्पेंड भी कर दिया गया है और बिल्कुल जायज किया गया है अगर ये फैसला किया गया है। कंगना रनौत थप्पड़ कांड में ये बड़ा अपडेट है। इस समय मेरे साथ विवेक श्रीवास्तव है, सुनील यादव है, मैं उनका रुख कर सकता हूं। मेरे साथ डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी भी है। मैं आपके पास आता हूं। पहले राजीव रंजन, जिस तरह से सीएसएफ जवान ने चेकिंग के दौरान कंगना रनौत को थप्पड़ मारा, उस पर आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? राजीव रंजन, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है सिटिंग। देखिए निसंदेह ये निंदनीय घटना है। इसकी कठोरतम शब्दों में मैं भर्त्सना करता हूँ। पूरे प्रकरण की निसंदेह जांच होनी चाहिए, लेकिन प्रथम दृष्टया जो कार्रवाई की गई है उससे बिल्कुल साफ हो गया है कि अधिकारी इस कार्रवाई से संतुष्ट थे और उन्हें ऐसा लगा कि महिला सुरक्षाकर्मी के द्वारा एक बड़ी गलती हुई है, उनसे अपराध हुआ है और तब ये कार्रवाई हुई है। इसीलिए ये कहीं ना कहीं एक माननीय सांसद का, एक महिला का, चूँकि महिला ने ही किया है ये एक अलग प्रश्न है, लेकिन अगर उन्होंने अभद्रता की है तो ये एक कर्मी की अभद्रता है और उन्हें इस कार्य के लिए वेतन सरकार नहीं देती है। उन्हें जो कार्य दिया गया है उसका बेहतर तरीके से निर्वहन उनकी जिम्मेदारी थी, जो उन्होंने पूरा नहीं किया। जी, मैं सीधा रुख करता हूं अब विवेक श्रीवास्तव का। विवेक श्रीवास्तव, मैं आपके पास आता हूं। जब एनडीए को पूर्ण बहुमत मिला हुआ है तो बार बार इंडिया अलायंस ये क्यों कह रहा है कि सरकार हम भी बना सकते हैं, सरकार हम भी बना सकते हैं? नीतीश कुमार स्पष्ट कर चुके हैं, चंद्रबाबू नायडू स्पष्ट कर चुके हैं, चिराग पासवान स्पष्ट कर चुके हैं कि मोदी हमारे नेता थे, हैं और आगे भी रहेंगे। जी जी, देखिए दो चीज़ें मैं बोलना चाहूँगा, मुझे पेशेंटली सुना जाए। पहली चीज़, जब चुनाव लड़ा गया था तो मोदी सरकार शब्द था, एनडीए सरकार नहीं था। भाजपा सरकार शब्द था, एनडीए नहीं था। और मोदी की गारंटी शब्द था, एनडीए की गारंटी शब्द नहीं था। और 240 सीटें जब आपकी आई है, संख्या बल अलग चीज़ है, मॉरल डिफीट आपकी हुई है। अयोध्या, रामेश्वरम, नासिक और मैं ऐसे 4 और तीर्थ स्थल आपको गिरा सकता हूं जहां पे हिंदू समाज ने भाजपा को हराया है। वाराणसी की विक्ट्री भी प्राइम मिनिस्टर के हिसाब से इतनी बड़ी विक्ट्री नहीं है। और जिन दो घटक दलों पे ये डिपेंडेंट होने की कोशिश कर रहे हैं, अपने सूत्रों से मैं भी आपको बता सकता हूं, मोदी जी की स्वेरिंग इन नहीं होने जा रही है। ये आप मुझसे लिख लीजिए, मैं मैच्योरली बात करने वाला आदमी हूं। तेलुगु देशम पार्टी जहां पहले सरकार में सम्मिलित हो रही थी, उनके डिफरेंसेस आए, 8 तारीख की स्वेरिंग इनको 9 किया गया और अब बाहर से समर्थन की बात आई है। नीतीश बाबू का क्या स्टैंड है ये अभी और आगे पता चलेगा। नीतीश बाबू का स्टैंड तो आपको ज्यादा पता होगा कि राजीव रंजन को ज्यादा पता होगा? एक सेकंड, मुझे राजीव रंजन को 20 सेकंड ले लीजिए। बिल्कुल राजीव रंजन, जी एक सेकंड, राजीव रंजन एक बात को आप स्पष्ट कर दीजिए, नीतीश बाबू का स्टैंड क्या है फ्रॉम हॉर्सेस माउथ? देखिए सबसे पहले जिस प्रीपोल अलायंस को 292 सीटें मिली हैं, उसके अस्थायित्व को लेकर इतनी आशंकाएं इनके मन में क्यों है? एक तरफ लोकतंत्र की बात आप करते हैं, जनादेश की बात करते हैं, और दूसरी तरफ जनादेश का सम्मान भी आप नहीं कर रहे हैं। आप बार बार खुलेआम टीवी चैनल्स पर टीडीपी और जेडीयू का नाम लेकर आप ये कहते हैं कि ये लोग हमारे साथ आ जाएंगे। मैं समझता हूँ ये अनैतिक है। मैंने और ऐसा नहीं कहा। ये सवाल आप पर इससे ज्यादा अभी आपने बोला, अभी आपने बोला, आपकी बात नहीं कही विवेक जी, अभी आपने बोला राजीव रंजन के सामने आपने ये कहा है, मैंने ये कहा है कि इनका समर्थन मोदी सरकार को फाइनली नहीं होगा। ये हमारे भी सूत्र हैं और आप भी पेशेंटली पत्रकार हैं, हमारे भी सूत्र हैं। अग्निवीर के बारे में राजीव रंजन क्या कहेंगे? अब क्या उसके खिलाफ उसको हटाने की मांग इनके अपने पार्टी के एमएलएस की आज भी है या नहीं? राजीव रंजन को क्या कहेंगे? क्या वो डिमांड जेडीयू के एमएलएस की है या नहीं? मैं आपने जो भी बातें कही, जी देखिए आप जी यूपीए को भी आप देख चुके हैं, उसके पहले अटल जी के
अलायंस को भी, एनडीए को भी देख चुके हैं। और अटल जी के उस दौर में नेशनल एजेंडा ऑन गवर्नेंस भी था। आज अग्निवीर का सवाल है, कल धारा 370, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ऐसे कई सवाल थे जो उस समय हमारे प्रतिबद्धता के सवाल थे, लेकिन वो सरकार 5 साल चली और बाजाब्ता जो कोऑर्डिनेशन कमेटी में सवाल आते थे उन पर विमर्श होता था, जिस पर सबकी सहमति होती थी वो लागू होता था, जिस पर सबकी सहमति नहीं होती थी उसको ठंडे बस्ते में डाला जाता था। मतलब अगर मोटे लफ्ज़ों में कहा जाए तो ये बातें कही गई। अब देखिए यूसीसी को लेकर के, यूसीसी के खिलाफ हम लोग इन प्रिंसिपल नहीं है, हमने बस इतना कहा है कि तमाम स्टेक होल्डर्स को एक बार विश्वास में लेना चाहिए, उनकी राय को भी समझना चाहिए। जी जी, तो निसंदेह, और ये आज का स्टैंड नहीं है, ये बात उन्होंने नीतीश कुमार जी ने बतौर मुख्यमंत्री लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन को भी उन्होंने पत्र में लिखा था। अब अग्निवीर योजना का सवाल, हमने योजना के सवाल पर कहा है इसकी समीक्षा होनी चाहिए। समीक्षा का अर्थ इसे खत्म कर देने की बात हमने नहीं ओके, कही। दैट्स अ इंपॉर्टेंट पॉइंट। हमने कहा इसके अंदर अगर खामियां हैं, जी, सुधांशु त्रिवेदी का भी मुझे नोट खामियां करना है, हैं, बीजेपी उन मेंबर ऑफ खामियों पार्लियामेंट को सुधांशु त्रिवेदी, दूर किया जाना चाहिए। जी, ये विपक्ष इतना उतावला क्यों हो रहा है सरकार बनाने को लेकर? आप देखिए, वो उतावले हो रहे हैं या बावले हो रहे हैं, ये तो जनता को सोचना चाहिए। विवेक जी अभी बड़ा प्रवचन दे रहे थे नैतिक हार में। बताना पूछना चाहता हूं विवेक जी, एलडीएफ लेफ्ट फ्रंट एक ही जगह सरकार में है केरल में, कितनी सीटें जीती एलडीएफ ने? 17 जीती यूडीएफ ने, और आपके ना चाहते हुए बीजेपी 1 सीट जीत गई। आपको पता केरल में कितना वोट मिला हमें? 16.8%। और नैतिक हार हमारी हो गई। कितनी सीटें मिली हैं वेस्ट बंगाल में? 2 ही जगह तो हुआ करता था लेफ्ट का गढ़। अब आप बताइए, नहीं, इसका बीजेपी relation नंबर क्या 1 है की नेशनल सरकार पार्टी, बनाने से मुझे समझ में नहीं आया। 240 सीटें और 37%। सर अपने रिटर्न में बोलिए, आप ये उचित नहीं है कि आप अपने टर्न का इंतजार करिए ताकि मुझे दर्शकों के actually साथ आपका न्याय हो। relation समझ नहीं आया। वो आपकी बात भी सुन आपका- सके हमारी। नहीं नहीं सर, आपका लॉजिक क्या है वो तो एक्सप्लेन हाँ, कर तो दें। मैं वही कह रहा हूँ, How रिलेशन is क्या? Kerala related आपकी to जहां your सरकार है former वहां government? की पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया, और आप पूछ रहे हैं मॉरल अथॉरिटी हमारी। मैं पूरी बात बताना चाहता हूँ, पूरी बात तो सुनिए, रिलेशन बता रहा 240 से क्या रिलेशन है? हूँ। नेशनल पार्टी सबसे बड़ी। भाई बीच में मत बोलिए, तरीका ठीक नहीं है विवेक जी, आपकी बहुत गलत आदत है ये, हमेशा आप बीच में बोलना शुरू कर देते हैं। I have asked you very decently a नहीं, question. विवेक, ठीक, आपको मैं भी क्यों सकता हूँ पड़ेगा क्या? ना? उत्तर आपने नहीं है। सवाल पूछा। नहीं, आपने फिर बोलना irrational शुरू बातें कर दिया मत करो। बीच में। आपके पूरे केरल के statement में 2 सीटों का एकदम रिजल्ट शांत का बैठा। तुम्हारे 240 से क्या रिलेशन है? हाँ, मैं बड़ी डिसेंटली आपसे मैंने सवाल पूछा। अरे सुनो मेरे भाई, चिल्लाओ मत। मैंने आपसे बड़ी डिसेंटली मैं पूछा। what is the मेरा पूरा relation? सेंटेंस होने दो। मैंने नहीं चिल्लाया। अभी आप शीर्षक पहले से चिल्लाए। डिबेट नहीं, ये ये विवेक, हमेशा विवेक, बीच में disturb विवेक, करके चिल्लाता आप है। विवेक, my ये humble तरीका ठीक submission- नहीं, मैं इनके बोलने में एकदम शांत बैठा हुआ था। विवेक जी, आप बोले, नहीं, आप मैंने बोले, अभी जी, राजीव रंजन बोले, वो आपके बीच में नहीं बोले, चिल्लाना उनको शुरू कर 40 देता है। सेकंड तो दीजिए अपनी बात को रखने का। सुधांशु त्रिवेदी, मैं क्यों? कोई किसी के में नहीं बोलता, विवेक श्रीवास्तव हमेशा बीच में बोलने लगते हैं। लिमिट होती है किसी बात में, हमेशा बदतमीजी करना, बीच में चिल्लाने लगना। मेरा सेंटेंस पूरा होने दीजिए, तब आपको समझ में आएगा। अब मैं बताता हूं, बीजेपी नंबर 1 की नेशनल पार्टी 240 सीटें, 37% वोट। कांग्रेस नंबर 2 की नेशनल पार्टी थी 99 सीटें, 21% वोट। तीसरे नंबर की नेशनल पार्टी लेफ्ट मानिए, बताओ कितनी सीटें, कितने परसेंट वोट? कितनी सीटें, कितने परसेंट वोट? और आके प्रवचन देने लगे नैतिक हार हो गई और फलाना हो गया, ढिमाका हो गया। चुनाव पूर्व गठबंधन में 292 सीटें आई, ये पहली बार है। और हम 292 एक दूसरे के साथ लड़के आए। ये 232 में, सुनिए, यूडीएफ और एलडीएफ एक दूसरे के खिलाफ लड़े 20 सीटों पे। 42 सीटें पश्चिम बंगाल की, जहां ममता कांग्रेस एक दूसरे के खिलाफ लड़े। 13 सीटें पंजाब की, जहां एक दूसरे के खिलाफ लड़े। यानी 20 और 13 33 और 42। भाई साहब 65 सीटों पे आप एक दूसरे के खिलाफ लड़के आए हैं, जिसमें आपने 49 सीटें जीती हैं। तो 232 में आपकी 50 सीटें एक दूसरे के खिलाफ लड़ी हुई हैं। हमारी 292 में 292 एक साथ लड़ी हुई है। इसलिए जब आप ये कहें तो देखिए, शाउटिंग मत करिए, चीखे चिल्लाइए नहीं, दूसरे बिल्कुल को disturb मत लॉजिकल करिए। बात अब करनी चाहिए। नैतिक आधार आपका बिल्कुल साफ हो गया। जी, बिल्कुल लॉजिकल बात करनी चाहिए। अयोध्या फैजाबाद की भी बात हुई, इसके अलावा रामेश्वरम की भी बात हुई। मैं उस विषय पर आऊंगा, लेकिन मेरे साथ किशोरी लाल शर्मा इस समय है, जो कि अमेठी से चुनाव जीत कर आए हैं। स्मृति ईरानी को उन्होंने चुनाव को हराया है। किशोरी लाल जी, आपका अभिनंदन है। पहले तो आपको शुभकामनाएं, आपकी एक बड़ी जीत हुई। थैंक यू जी। किशोरी लाल जी, मेरा प्रश्न है कि आखिरकार क्यों
आपको लगता है कि आप जीत गए, एक ऐसी बाजी जो थोड़ी कठिन थी लेकिन आप आसानी से जीत गए। नहीं, ये क्वेश्चन क्या है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। सवाल यही है कि आखिरकार आप जीत कैसे गए, एक बाजी जो कहने को कठिन थी लेकिन आप आसानी से जीत गए। इतनी बड़ी जीत आपकी क्यों हुई और कैसे जनता ने हुई? जिताया मेरे को, ये जनता ने जिताया मेरे को अमेठी की। जी, और आपको क्यों लगता है कि जनता ने आसान बनाई मेरी जीत। जी, और क्यों आपको लगता है कि इंडिया अलायंस को उत्तर प्रदेश में एक बड़ा मैंडेट मिला, अयोध्या तक में इंडिया अलायंस जीत गया, कारण क्या रहा इसका? क्योंकि वोट का डिवीज़न नहीं हुआ। अगर वोट का डिवीज़न नहीं हुआ तो उसका नेचुरली कि हमको फ़ायदा मिला उसका। लेकिन देखिए, वोट का डिवीजन तो पिछली बार भी कहा जा रहा था सपा बसपा का बेजोड़ अलायंस है, लेकिन तब भी बीजेपी 64 सीटें जीत कर आ गई थी। लेकिन इस बार आपको एक फैक्टर क्या लगता है कि जिसकी वजह से वो जीत हुई? क्योंकि इस बार राम मंदिर भी बना था, एक राम लहर की भी बात हो रही थी। वोट का बिखराव नहीं हुआ। दूसरा, जो आपने बीजेपी ने भगवान राम को एक इलेक्शन का मुद्दा बना दिया। भगवान राम तो आराध्य हैं, सबके हैं, मेरे भी हैं, तो वो इलेक्शन का वस्तु नहीं है भगवान राम। तो लोगों ने समझा इस चीज़ को कि बीजेपी भगवान राम को चुनावी वस्तु बना रही हैं। भगवान राम सबके हैं, हिंदुस्तान के कण कण में बसे हुए। जी, और आपको लोग समझ गए इस चीज़ को जो। लेकिन देखिए, दूसरी तरफ से यानी आपके अलायंस की तरफ से कुछ नेताओं ने प्रभु राम पर, राम मंदिर पर सवाल भी उठाए, लेकिन उसके बावजूद बीजेपी की हार हो गई। क्या आपको लगता है कि हिंदू वोट भी डिवाइड हुआ और मुस्लिम वोट कंसोलिडेट हुआ, जो कि चुनावी भी विश्लेषक अनुमान लगा रहे हैं? नहीं भैया, ऐसा है, सुनिए, ये जो है ना, आप सवाल मेरे मुंह में डाल रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। लोगों ने समझ लिया इस चाल को कि भैया ये भगवान राम को, क्योंकि ये क्या कह रहे थे, हम उनको लाएंगे जो राम को लाए हैं। राम को ही लाने की वस्तु है, राम थे, हैं और रहेंगे। जी, लेकिन देखिए, क्या ये बात सही बीजेपी वाले कर रहे थे कि हम जो भगवान को लाए हैं हम उनको लाएंगे? भगवान को कोई लाने वाला पैदा हुआ है अभी तक? राहुल गांधी जी रायबरेली से लड़े और आप अमेठी से लड़े। क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी ने आपको एक बड़ा मौका दिया? अगर वो भी अमेठी से लड़ते तो चुनाव जीत सकते थे, इसका मतलब? ये तो पार्टी का फैसला था, जो पार्टी का फैसला हुआ मैंने भी उसका पालन किया। राहुल जी के लिए जो पार्टी ने फैसला किया, राहुल जी ने उसका पालन किया। तो किशोरी लाल जी, जब आपकी अनाउंसमेंट हुई, आप चुनाव लड़ रहे हैं, तो मैंने पहला आपका रिएक्शन देखा। आपको शायद जानकारी नहीं थी कि आप चुनाव लड़ रहे हैं, आपने सवालों को अवॉइड किया। आप थोड़ा शॉक थे कि आपको चुनाव लड़ने को बोला गया है? आपके लिए सरप्राइज थी बात? नहीं, देखिए, मैं 40 साल से उस क्षेत्र में काम करता हूँ जी, ठीक है ना, ये आपको पता होना चाहिए। और मैं सारे चुनाव, राजीव जी का एक चुनाव छोड़ दीजिए 81 का, उसके बाद फैमिली के सारे चुनाव तकरीबन मैंने लड़ाए हैं। राहुल जी को 2012 तक मैं राहुल जी की कॉन्स्टिट्यूंसी देखता था, तो उसके बाद मैं नेशनल सेक्रेटरी बना ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का, और तकरीबन सारे चुनाव मैंने ही लड़ाए हैं वहाँ पे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस अहम दिन पर अपनी बात को रखने के लिए। मैं रुक कर सकता हूं बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी का। तो सुधांशु त्रिवेदी, एक सवाल उठाया कांग्रेस के नवनिर्वाचित सांसद ने कि आप राम को लाने की बात कर रहे थे, और विवेक जी ने भी इसी बात को बोला। मैंने सपा के भी कुछ नेताओं को इस बयान को देते हुए सुना, अयोध्या हार गई भारतीय जनता पार्टी, इसके मायने क्या है? और मैंने दूसरी तरफ आपके नेताओं को और कुछ साधु संतों को यह कहते हुए सुना कि अयोध्या की जनता ने 550 साल बाद जो राम मंदिर बना उसकी भी मर्यादा नहीं रखी। ये साधु संत कह रहे हैं। देखिए, अयोध्या हारना निश्चित रूप से भावनात्मक दृष्टि से बहुत चुभने वाला है, और इसके बहुत सारे टेक अवे हैं। सिंपल नहीं है, सिर्फ राम मंदिर ही नहीं बना। अयोध्या में जितना डेवलपमेंट हुआ,
आनुपातिक दृष्टि से भारत के किसी शहर में पिछले 5 वर्षों में इतनी कायाकल्प नहीं हुआ होगा जितना अयोध्या में हुआ। सड़कें बनी, रेस्टोरेंट बने, दुकानें बनी, एयरपोर्ट बना, रोजगार के इतने अवसर क्रिएट हुए और भव्य राम मंदिर बना। पर यह टेक अवे बताता है शायद यही कारण है कि 500 साल क्यों लग गए राम मंदिर को बनवाने में। शायद यही भी एक कारण है कि दुनिया में आप कोई ऐसा उदाहरण नहीं देखेंगे कि मक्का में कोई ऐसी पार्टी चुनाव जीत सके जो इस्लाम धर्म की आलोचना करे और वेटिकन में कोई ऐसी पार्टी चुनाव जीत सके जो क्रिश्चियनिटी की आलोचना करे और उसके बाद हंसते हुए, अट्टहास करते हुए, मजाक और व्यंग करते हुए आकर कहे। ये बहुत सारे टेक अवे हैं, ये बहुत सारी बातें सीखने वाली हैं। ओके, सुनील यादव, सारी बातें सोचने पे बाध्य। सुनील यादव जी सुनील यादव, अरे एक सेकंड विवेक जी। सुनील यादव जी। अमीश भाई, मैं सुधांशु जी को सुन रहा था। मैं भाजपा के बाकी लोगों में और इनमें थोड़ा सा अंतर मानता हूं। कोई फर्जी संत कह दे अयोध्या के वासियों के बारे में, कोई बीजेपी का नेता कह दे, लेकिन अब सुधांशु जैसा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इतना विद्वान आदमी अगर ये कह दे कि गलत किया है अयोध्या के लोगों ने। देखिए, आप सब कुछ करिए अमीश भाई, नहीं, मैंने ये नहीं कहा आप डेवलपमेंट करिए, हमारे लिए झूठ बोलिए, आप फर्जी बात करिए, लेकिन जानते हैं अयोध्या क्यों हारे हैं? केवल 2 कारण हैं। आप भगवान राम से बड़े हो गए। एक तस्वीर आई कि मोदी जी लंबे चौड़े और छोटे कद के राम को उंगली पकड़ करके अयोध्या ला रहे हैं। क्या किसी राम भक्त को समझ में नहीं आती? एक। और दूसरी बात, इनका प्रत्याशी अयोध्या के अंदर यह कह देगा कि 400 पार करा दो, हम संविधान बदल देंगे। इनके अहंकार को पीडीए ने हराया है, माननीय अखिलेश यादव जी ने हराया है और समाजवादी पार्टी ने हराया है। और अब तो समझ जाइए, अब तो जनादेश का सम्मान करिए। और जहां तक सवाल अमीश भाई सरकार का है, तो मुझे लगता है हमसे ज्यादा जानकारी आपके सूत्र बताते होंगे, कौन क्या मांग रहा है, कौन क्या नहीं मांग रहा है, कौन होगा, कौन नहीं होगा। लेकिन एक बात मैं स्पष्ट कह दूं कि कम से कम माननीय अखिलेश यादव जी ने भारतीय जनता पार्टी का और दिल्ली सरकार का एक ऐसा इलाज किया है कि अब उस सरकार में कम से कम भय नहीं होगा, नफरत की बात नहीं होगी, तानाशाही नहीं होगी, अहंकार नहीं होगा, किसानों पर थार नहीं चढ़ेगी, किसान पर गोली नहीं चलेगी। अब तो इनको जाति जनगणना करानी पड़ेगी। अब पिछड़ों का आरक्षण नहीं छीन सकते ये। अब पिछड़ों का आरक्षण तो बीजेपी छीन भी नहीं रही थी। पिछड़ों का आरक्षण बीजेपी कब छीन रही थी? जहां तक 400 की बात है, पर ये तो जानकारी नहीं है। नहीं, पर पिछड़ों का आरक्षण कब बीजेपी ने छीना? पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अगर 400 पार की बात की तो बीजेपी के पास तो 400 ही थे 10 सालों में अपने अलायंस पार्टनर के साथ। अरे आप सुनिए, आप तो इतने बड़े पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश की खबर नहीं है? अरे उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती, पूरा ओबीसी का आरक्षण खा गई योगी आदित्यनाथ, भारतीय जनता पार्टी की। ठीक है, सुधांशु त्रिवेदी जवाब, सुधांशु त्रिवेदी इस बात का जवाब। ओके, लेट सुधांशु त्रिवेदी रिप्लाई। और एक बात और लास्ट में देखिए, जी कह लीजिए बोलिए सुधांशु, आपकी बारी है। सुनील जी कह लीजिए, अपनी बात पूरी कर लीजिए। हाँ, देखिए जी। दूसरी बात, मैं केवल एक बात कहूंगा, आप अंक कितने भी जोड़ लीजिए, अब ये जो नई सरकार होगी, इस सरकार को चलाने के लिए अहंकार छोड़ना पड़ेगा और भ्रष्टाचार छोड़ना पड़ेगा जी, और झूठ छोड़ना पड़ेगा। ये 3 चीजें छोड़नी पड़ेंगी। और मुझे जो जानकारी है वो यही जानकारी है कि बीजेपी और आरएसएस मोदी जी को प्रधानमंत्री नहीं चाहते। ओके, सुधांशु त्रिवेदी, मतलब बीजेपी और आरएसएस की जानकारी सपा के हेडक्वार्टर में पहले पहुंच रही है। सुधांशु त्रिवेदी देखिए अभी थोड़ी देर पहले विवेक जी भी अब बहुत जानकारी बता रहे थे कि उनके पास पुष्ट सूत्र है। अब सुनील जी बता रहे हैं कि उनके पास बड़ी जानकारियां हैं। मगर मैं एक बात कहना चाहता हूं, देखिए चुनाव समाप्त हो गए। अब जो अभी सुनील जी ने कहा, तो कम से कम जैसे बिहार में जातिगत सर्वे हुआ और राहुल गांधी जी ने ऐलानिया बोला, देखो भैया मैंने कह दिया था कि जातिगत जनगणना तो बिहार में करानी पड़ेगी। उन्होंने सर्वे नहीं जनगणना बोला था, कर वो अलग बात है। तो जरा तेजस्वी जी से कहलवा दीजिए कि उन्होंने राहुल गांधी के कहने पे किया था कि उन्होंने खुद किया था नीतीश कुमार जी के कहने पे। नंबर 2, कर्नाटक में तो जातिगत सर्वे हुआ पड़ा है, जारी करिए ना, अब तो चुनाव खत्म हो गए।
हिमाचल में करवाइए ना, पंजाब में करवाइए, बताइए तेलंगाना में करवाइए। बड़ी गजब की बात है। अगर सर्वे बिहार में हो सकता तो बाकी राज्यों में क्यों नहीं हो सकता? दूसरी बात, आपने कहा था खटाखट पैसा आएगा, तो अब तो चुनाव खत्म हो गया, जहां राज्य सरकारें हैं वहां तो खटाखट दिलवाइए ना 8,000 रुपए। सरकार सिर्फ केंद्र की नहीं, राज्य की भी होती है ना। अब तो जो कहा था, जी जवाब ले लेते हैं, सुनील यादव से जवाब लेते हैं। लखनऊ, सुनील यादव, एक मिनट पूरी बात कर लो। लखनऊ लखनऊ का ये दृश्य आया कि वो कुछ महिलाएं पहुंच गई कांग्रेस हेडक्वार्टर। देखिए, वो बिचारी लग रहा था जैसे अशिक्षित महिला, उन्हें यही नहीं पता था कि सरकार आ चुकी है कांग्रेस। ये कुछ वैसा हुआ धोखेधड़ी जैसे पॉन्जी स्कीम वाले करते ना, कि एक फॉर्म भरवा दिया, फला तारीख के बाद आना, मेरा ये काम कर दो और तुम्हें मिल जाएगा। तो मेरे भाई, अब कम से कम अपने वादे पूरे करिए। जहां राज्यों में सरकार है वहां कहिए हम इतना अनाज देंगे, हम इतना ये देंगे। या ये सिर्फ चुनाव के लिए था? ना पहले दिया था, ना राज्य सरकारों में दे रहे हैं, केवल चुनाव के लिए ये किया था। इसलिए अब ईमानदारी से जहां सरकार है वहां मॉडल बना के दिखाइए ना, जैसे हमने गुजरात में मॉडल। लेकिन ये बात तो सच है कि लखनऊ में कुछ मुस्लिम महिलाएं, मुस्लिम बहनें वहां पर पहुंची और उन्होंने डिमांड करी कि 1-1 लाख रुपए खटाखट दीजिए, लेकिन आपने जवाब दिया सफाचट अभी नहीं है, दे दीजिए अब उनको 1-1 लाख रुपया। देखिए, ऐसा है अमीश जी, जो बात भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं, मैं तो सहमत हूं ना। मैं कहां भाग रहा हूं? समाजवादी पार्टी जो वादा करेगी 2027 में उत्तर प्रदेश में सरकार बनने के बाद एक वादा पूरा होगा। जाति सर्वे का भी, और जो आज आपका, मैं आपको इसलिए धन्यवाद दे रहा हूं अमीश भाई, आज जो आपका विषय है ना वो सेकुलर है, वो समाजवादी पार्टी का नारा है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। आप अच्छा, मतलब नाम भी सेकुलर होते हैं कि क्या जाति जनगणना, मतलब नाम भी कार्यक्रमों के सेकुलर होते हैं, ये जानकारी आज मुझे प्राप्त हुई। वो हमारा अभी तक पॉलिटिकल पार्टियां सेकुलर नॉन सेकुलर थी, व्यक्ति सेकुलर नॉन सेकुलर था, लेकिन अब नाम भी सेकुलर होते हैं और नॉन सेकुलर होते हैं। बोलिए सुनील भाई, बोलिए अमीश भाई। आप क्योंकि समाजवाद के बारे में कम पढ़ते हैं, इसलिए आप समाजवाद के बारे में जब पढ़ेंगे तो जान जाएंगे कि पुराना समाजवादियों का नारा है, जिसकी जितनी संख्या। नहीं, मैंने समाजवाद में लोहिया जी को पढ़ा है, बराबरी की नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा, समाजवाद को पढ़ना चाहिए। तो अगर लोहिया जी को पढ़ा होता, आपने, मैंने लोहिया जी को पढ़ा है। लोहिया जी समाजवाद के तो साथ थे, लेकिन परिवारवाद के खिलाफ थे। अगर परिवारवाद के वो साथ थे तो जानकारी दीजिए। पढ़ा होता, नहीं, अगर आप लोहिया जी को पढ़ा होता तो आप उसी दिन प्रधानमंत्री जी को टोकते कि ये कैसी बात कर रहे हैं कि गांधी जी को इससे पहले कोई जानता ही नहीं था। आपने टोका, आपने सवाल किया कि देश का प्रधानमंत्री झूठ बोल रहा है, देश के प्रधानमंत्री को जानकारी नहीं है, देश के प्रधानमंत्री। अच्छा, बड़ी खबर आ रही है, आम आदमी पार्टी का बड़ा बयान है, गठबंधन सिर्फ दिल्ली में कांग्रेस के साथ लोकसभा चुनाव के लिए था, विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी अकेली लड़ेगी। और सूत्रों का दावा है, आम आदमी पार्टी का मानना है कि कांग्रेस के साथ लड़कर उन्हें नुकसान हुआ है, दिल्ली में गठबंधन नहीं करेगी आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ। सुधांशु त्रिवेदी, देखिए, अब बताइए, जिसे कहावत होती है कि जुम्मे 4 दिन नहीं हुए, यहां तो 2 दिन हुए नहीं कि गठबंधन में पहली दरार सामने आ गई। अब बताइए, ये अगर नहीं करेंगे साथ में, और पंजाब में तो अलग थे, तो अब जो मैंने कहा इंडी गठबंधन की सीट में 4 कम करिए, तो मतलब आम आदमी पार्टी गठबंधन टूट गया तो 4 कम हो गए ना। इसीलिए मैं कह रहा हूं, ये जो थोथी बयानबाजी की जा रही है यथार्थ के बगैर, उसे तथ्य पर ढंग से देखना चाहिए। और जो सुनील जी ने कहा, ये नारा जो था समाजवादी सोशलिस्टों का नारा नहीं था, सोशलिस्टों का नारा यह था, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी ने लेट 60s में नारा दिया था, सन सोपा ने बांधी गांठ, पिछड़े पावे 100 में 60। और यह नारा काशीराम जी का था, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। और वो नारा अगर रियल में निभाते हैं तो हम निभाते हैं। पिछड़ों की भिन्न भिन्न जातियों के हमने जितने पिछले 25-30 सालों में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बनाए, मैं कई बार बता चुका हूं, और अगर प्राइम मिनिस्टर को जोड़ लें तो 11 अलग जातियों के। मगर मैं पूछना चाहता हूं, पिछड़े समाज में कुल मिला के हिंदू समाज में 6000 जातियां मानी जाती हैं, जरा ये 6 जातियों के नाम बता दें जो इनकी पार्टी ने पिछले 30-32 सालों से, जब से ये सत्ता में आते जाते रहे हैं और 16 साल सत्ता में रहे हैं, बता दें कितने लोगों का इन्होंने, चलिए अपनी जाति में
किसी को मुख्यमंत्री या राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया हो। ना ना, कोई ये लोग जातिवादी नहीं है, केवल परिवारवादी हैं। जातिवाद का मुलम्मा देते हैं, लॉलीपॉप देते हैं ताकि परिवार के हाथ में सत्ता बनी रहे। इसीलिए मैंने ये कहा कि आज आपकी जहां सरकारें हैं, जहां कमिटमेंट था, वहां तो जातिगत सर्वे करा दीजिए। लेकिन और सुधांशु सारी बातें हैं, देखिए सारी बातें हैं। नहीं, आपने बोला समाजवाद की बात है, लोहियावाद की बात है, सारी बातें हैं, लेकिन हमने देखा कि जातिवाद में विपक्ष तोड़ने में, मतलब चुनाव को जातिवाद की तरफ ले जाने में कामयाब रहा, खासतौर पर उत्तर प्रदेश के अंदर। बेशक भारतीय जनता पार्टी की रिजीम में राम मंदिर बना और एक नारा दिया गया कि अब जाति को छोड़ो और हिंदू बनो, ये बातें कही गई, लेकिन उसका कुछ असर नहीं अमीश हुआ। भाई, उसका कुछ असर, एक सेकंड सुन लिया था, उसका कुछ इंपैक्ट नहीं हुआ है। तो ये बातें तो बेमानी हो जाती है। शब्द वापस लीजिए कि उत्तर प्रदेश में जातिवादी राजनीति हुई है। आप अपने शब्द वापस लीजिए कि उत्तर प्रदेश में जातिवादी राजनीति हुई है। मैं ये नहीं बोल रहा उत्तर प्रदेश में किसको जातिवादी राजनीति नहीं होती, जातिवादी अरे आपने राजनीति कहा। तो होती है। मायावती का मुस्लिम दलित, आपका मुस्लिम अगर बीजेपी करे तो वो राष्ट्रवादी, कोई भी नहीं, अगर बीजेपी करती है तो बीजेपी पे भी सवाल उठाते हैं सर। अब करें अगर बीजेपी करती है तो उसमें भी सवाल उठाते हैं। पॉइंट ये था, बीजेपी कह रही थी कि हिंदू हिंदुत्व और विपक्ष कह रहा था जातिगत जनसंख्या। गलत बात कर रहे हैं। ये गलत नहीं, सही बात कर रहा हूं मैं। यही हुआ इस चुनाव के अंदर। बीजेपी कह रही थी हिंदू हिंदुत्व और विपक्ष कह रहा था जातिगत जनसंख्या। इसी मोदी सरकार ने, आप बताइए, इसी मोदी सरकार ने 28 कैबिनेट मंत्रियों के पोस्टर लगाए देश भर में कि नहीं ये पिछड़े हैं। इसी मोदी सरकार ने गवर्नर की जांच बताई। सुनील यादव, मैं तो कहता हूं कि जिसका मौका होता है वो करता है, लेकिन इस चुनाव में आपका प्लान क्या था? आपका प्लान क्या था? पिछड़ा पीडीए, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक? हमारा प्लान नहीं, आपका प्लान क्या ही था? अभी आपने बोला पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। बीजेपी का प्लान क्या था? हिंदू हिंदुत्व हार गया उत्तर प्रदेश के अंदर, पीडीए जीत गया। यही तो हुआ है। नहीं तो पीडीए क्या है? पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक क्या है? अमीश जी एक लाइन। पिछड़ा, अमीश जी, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी, महिला और नहीं, ये तो आप ऐड कर रहे हैं सर। जो आपने बोला था मैं उसी की बात कर रहा हूं, इसलिए मैंने मेरे शब्द नहीं है, ये आप ही के शब्द है जो मैं आपको याद दिला रहा हूं। और देश की जनता भी जानती होगी इसको। मैं एक बात कह रहा हूं, पीडीए जीता, हिंदू हिंदुत्व हार गया कि पीडीए चुनाव के अंदर। बीजेपी का जो प्लान था, पीडीए ही हमारा भगवान है। और पीडीए ने ओके सुधांशु त्रिवेदी और झूठे लोगों अमीश जी, सफाया उत्तर सुधांशु त्रिवेदी और यही पीडीए सुनील जी, मैं बोल रहा हूं। सुनील जी, यू मेड योर पॉइंट, आई हैव गिवन यू एनफ टाइम। सुनील भाई, खत्म करेगा। सुनील यादव, अच्छी सीटें आई हैं आपकी। सुधांशु त्रिवेदी, जो सुनील जी ने आपसे कहा, मैं सुनील जी की बात का थोड़ा समर्थन करता हूं। आपको भी अपना शब्द वापस लेना चाहिए, क्योंकि जातिवादी कोई राजनीति नहीं थी, परिवारवादी और अल्पसंख्यकवादी राजनीति थी। और यदि वाद शब्द किसी पार्टी के मैनिफेस्टो में था तो कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो में लिखित में वाद शब्द था, बहुसंख्यकवाद की राजनीति नहीं चलने देंगे। बताइए, वाद शब्द कौन लाया था मान्यवर? बहुसंख्यकवाद का क्या अर्थ था? और कहीं पर तो जब बात आएगी तो संख्या जिनकी कम है उनकी अच्छी स्थिति होनी चाहिए, कहीं संख्या ज्यादा है उनकी अच्छी स्थिति होनी चाहिए। बड़ी अजीब बात है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी, मगर बहुसंख्यकवाद के खिलाफ है। ये कौन सा नाप तोल के है कि संख्या को पहले वोट के तराजू पे तोला जाता है, यहां पर तो बहुत अधिक संख्या वालों का फायदा लेना और यहां पे अधिक संख्या वालों का नुकसान लेना है। तो मैं आपकी बात से सहमत हूं सुनील जी की कोई जातिवादी राजनीति नहीं है, सिर्फ परिवारवादी राजनीति है, भ्रष्टाचारवादी राजनीति है, और जरूरत पड़ने पे आतंकवादी राजनीति भी है कि अगर आतंकवाद का समर्थन करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी सरकार ने आतंकवादी धमाके जो हुए थे फैजाबाद, वाराणसी, लखनऊ, उसके भी केसेस विड्रॉ लिए थे। तो आपका और हमारा नजरिया अलग अलग है, मगर मैं आपकी उस बात से सहमत हूं। जी, मेरे साथ टीडीपी के नेशनल स्पोक्सपर्सन है पताबीराम कोमेरेड्डी। मैं सीधा उनका रुख कर सकता हूं। रेड्डी साहब, अभी कुछ देर पहले लेफ्ट के एक बड़े नेता हैं विवेक श्रीवास्तव, उन्होंने हमारे कार्यक्रम में कहा कि टीडीपी किस ओर जाएगी, जेडीयू किस ओर जाएगी, इसका पता नहीं है। जेडीयू के नेता राजीव रंजन जी हैं, उन्होंने बोला ऐसी कोई बात नहीं है। मैं रेड्डी साहब आपसे जानना चाहता हूं, क्या आप एनडीए के साथ हैं? यू आर विद मोदी और नॉट? अमीश जी,
हम पूरी तरह एनडीए में है और एनडीए में रहेंगे जी। इसके ऊपर कोई चर्चा करने की जरूरत नहीं है। पूरी तरह हमारे संबंध पूरी तरह माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ है। ये जो भी स्पेकुलेशन दिल्ली में हो रहा है उस स्पेकुलेशन को हम बंद करना चाहते हैं और आज आपके डिबेट के माध्यम से बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। एनडीए में है और ये टीडीपी का ये प्रतापी राम कोमर रेड्डी ये टीडीपी का ऑफिशियल बयान है। और रेड्डी साहब एक और बात को क्लैरिफाई कर दीजिए, आपने कुछ डिमांड्स रखी हैं मोदी बीजेपी के आगे कि आपको कोई मंत्री पद चाहिए, आपको कुछ और ल्यूक्रेटिव पोस्ट चाहिए, इज दैट ट्रू? अमीश भाई, हमारा डिमांड कोई पोर्टफोलियो के ऊपर या मंत्री पद के ऊपर नहीं है। हमारा सिर्फ एक ही डिमांड है, वो आंध्र प्रदेश राज्य में जो नुकसान हुआ है पिछले 5 सालों में जगन रेड्डी के सरकार के वजह से, उसके दौरान वी नीड दैट एक्स्ट्रा सपोर्ट फ्रॉम आउटसाइड सेंट्रल गवर्नमेंट से और मोदी जी से। ठीक है, मैं अभी पूछ लेता हूं। हमको ओके विवेक कुछ पूछ रहा है, विवेक कुछ पूछ रहे हैं, लेफ्ट के नेता कुछ पूछ रहे हैं। ओके रेड्डी साहब, होल्ड फॉर अ मिनट। ओके नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, ये बड़ा न्यूज ब्रेक है इस समय न्यूज 18 पर आर पार में। ये बहुत बड़ा न्यूज ब्रेक है कि कोई डिमांड नहीं रखी गई है, टीडीपी ने कोई डिमांड नहीं रखी है, सिर्फ स्पेशल स्टेटस की डिमांड है आंध्र प्रदेश के लिए, जिसको बीजेपी भी अपने घोषणा पत्र में आंध्र प्रदेश के प्रॉमिस कर चुकी है कि सेंटर में और जब हम स्टेट में होंगे तो हम स्पेशल स्टेटस देंगे। बहुत बड़ी बात है ये। ओके विवेक श्रीवास्तव, आप क्या कहना चाह रहे हैं? आउटसाइड सपोर्ट की बात आप कर रहे हैं विवेक श्रीवास्तव। मिस्टर रेड्डी विल ओके हिंदी में विवेक, लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर यू, आपके लिए बहुत रिस्पेक्ट है मिस्टर रेड्डी। मेरे 2 प्रश्न हैं। एक मिनट सर प्लीज एक बात सुनिए। नहीं एक मिनट सर, कुछ क्लियर करना चाहता हूं। सुन लीजिए। हमारा डिमांड आप सरकार को, हमारा डिमांड सिर्फ डिमांड नहीं मांग रहा सर, आप सरकार के सम्मिलित होंगे या बाहर से समर्थन देंगे? आंध्र प्रदेश राज्य के जो सपोर्ट मिलना चाहिए वो बहुत अच्छी बात है, मुद्दे हैं, बहुत अच्छी बात है सर, ये तो बहुत अच्छा कह रहे हैं आप। सिर्फ स्पेशल स्टेटस नहीं है, बहुत अच्छी बात है, बहुत सिर्फ स्पेशल स्टेटस नहीं है। हमको पोलवरम प्रोजेक्ट चाहिए, हमको अमरावती कैपिटल चाहिए, हमको वाइजैक में रेलवे जोन चाहिए। बिल्कुल आप अपनी सारी डिमांड आर पार पे रख रहे हैं। अब डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी बीजेपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो पहुंचाएंगे जगत प्रकाश नड्डा, अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राजनाथ जी तक वो पहुंचाएंगे आपकी डिमांड्स को। लेकिन विवेक श्रीवास्तव, ये शगुफा आप कहां से लेके आए कि आउटसाइड सपोर्ट कर रहे हैं विवेक श्रीवास्तव? ये मतलब आपको बीजेपी और आरएसएस के बारे में भी पता है, आपको टीडीपी और जेडीयू के बारे में भी पता है? नहीं, सुन लीजिए, मुझे 10 सेकंड सुन लीजिए। आप मुझे एक बात बताइए, 240 की एक संख्या बल है। मैं एज अ पॉलिटिकल एनालिस्ट पूछ रहा हूं, एज अ लेफ्ट लीडर नहीं पूछ रहा किसी से। अरे आप लेफ्ट लीडर हैं या ये श्रीमान जी दे दें दो सर, अब कोई बात नहीं, लेकिन अब 2 घटक दल अगर आपको बाहर से समर्थन कर रहे हैं, जिनका समर्थन बहुत ज्यादा टॉप सीटर भी है, क्या ये आपके अपने संगठन के लिए अच्छा है? क्या आरएसएस और बीजेपी जो के बड़े संगठन हैं, कमाल की बात है, लेकिन वो बड़े संगठन हैं, 206 सीटें कांग्रेस की 2009 के अंदर देश को मिलेगी, वो कांग्रेस के लिए अच्छा था। 140 सीटें 145 सीटें कांग्रेस की, वो कांग्रेस के लिए अच्छा था। 2004 के अंदर 1991 में कांग्रेस की 230 सीटें, वो कांग्रेस के लिए अच्छा था। 5 साल सरकार चली, कमाल की बात है। आप चाहते हैं कि इस देश के अंदर दोबारा चुनाव हो जाए? क्या चाहते हैं आप? सर 240 सीटों के साथ मोदी सरकार ना बनाए, बीजेपी की सरकार ना बने। प्राइम मिनिस्टर कभी भी टीम में नहीं काम किया, प्राइम मिनिस्टर ने कभी टीम में नहीं काम किया, नाइदर एज प्राइम मिनिस्टर नॉर एज चीफ मिनिस्टर। उनकी एरोगेंस को सब जानते हैं पॉलिटिकली, सब जानते हैं टीडीपी, जेडीयू, बीजेपी। दैट्स माय पॉइंट। राजीव रंजन, यू थिंक टीडीपी की कोई डिमांड नहीं है? एज अ जर्नलिस्ट अमीश जी, क्या टीडीपी की कोई डिमांड नहीं है? आप इस बात से एग्री करेंगे? एज अ जर्नलिस्ट मैं पूछ रहा हूं, टीडीपी का डिमांड है बताएगा भाई। मैं थोड़ी टीडीपी हूं, मैं थोड़ी जेडीयू हूं। स्पोक्स पर्सन तो जेडीयू के नेता यहां हैं, टीडीपी के वरिष्ठ नेता यहां पर हैं। टीडीपी के वरिष्ठ नेता डिप्लोमेटिक बात करेंगे तो मैं क्या कर सकता हूं? इनकी डिमांड्स हैं, अक्रॉस द मीडिया बात हो रही है, इनके अपने एमएलएस बात कर रहे हैं। ओके राजीव रंजन सरकार में सम्मिलित नहीं होंगे। राजीव रंजन, क्या आप सरकार में सम्मिलित नहीं होंगे जो बयान दिया जा रहा है?
इस पे कोई ऑफिशियल टेक है आपका? क्योंकि बोला जा रहा है, 5-6 बार ही बोला है विवेक ने। मैंने देखिए, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कहां से ये बातें कही जा रही हैं जी। देखिए, जनता दल विवेक शांत। यूनाइटेड एनडीए का हिस्सा है प्रीपोल अलायंस का, और इस प्रीपोल अलायंस को 292 सीटें मिली हैं। संदेश बिल्कुल स्पष्ट है, ये 5 वर्षों तक जनता की सेवा का मैंडेट है और हम लोग इस मैंडेट के साथ हैं। पहली बात, अब ये जातीय जनगणना पर मैं समाजवादी पार्टी को भी सुन रहा था, और अमीश देवगन जी, मेरी आपत्ति आपसे भी है कि जातीय जनगणना करने वाले उत्तर प्रदेश में जातीय जनगणना की बात करने वाले जीत गए, हिंदुत्व की बात करने वाले हार गए। देखिए, मुद्दे कई होते हैं। जातीय जनगणना का अगर क्रेडिट किसी को जाएगा तो इस देश में केवल कहा नहीं नीतीश कुमार जी ने, उन्होंने इसे फैसले में बदला। और इस फैसले की सबसे बड़ी खूबी क्या है, ये विभाजित निर्णय नहीं है, ये बिहार विधानमंडल का सर्वसम्मत निर्णय है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी भी शामिल है, राष्ट्रीय जनता दल भी शामिल है, कांग्रेस भी शामिल है। नहीं जी, जातीय जी, जनगणना जी, के सवाल बिल्कुल पर आपने बिहार सही में बात सभी बोली राजीव पॉलिटिकल जी, पार्टी साथ रहे हैं। आपने बिल्कुल सही नहीं, मैं बात वही बोली। कह रहा हूं मेरा कि पॉइंट दूसरी ये था, तरफ मेरा पॉइंट ये था कि बीजेपी का इस चुनाव में प्लान था हिंदू हिंदुत्व और उसके साथ विकास की भी बात थी। लेकिन यूपी की मैंने बात करी, यूपी के संदर्भ में समाजवादी पार्टी और इंडिया अलायंस का प्लान था पीडीए, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, जिसमें जातिवादी राजनीति थी। इसे कोई माने या इसे कोई इंकार करे, और मैं स्पष्टवादी आदमी हूं, और क्योंकि मैं विश्लेषण करता हूं तो मेरा कर्तव्य है विश्लेषण करना। मैं ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, वक्त एक अंतराल का है, लेकिन अंतराल के उस पार एक बड़ी खबर के साथ मैं वापस आ रहा हूं। आप देखते रहिए CNBC आवाज। बहुमत पे आ गया लेकिन बीजेपी चूक गई, क्या कहना चाहते हैं आप? भाई, होता क्या ना, कभी कभी हम अपने लिए ही इतने बड़े बड़े लक्ष्य तय कर लेते हैं कि अगर उसमें हल्की सी भी अगर चूक हो जाती है तो हम लोगों पे सवाल खड़े किए जाते हैं। ऐसे में एक सरकार जिसको तीसरी बार इतना बड़ा जनादेश मिला है, एक सरकार जिसके प्रधानमंत्री को तीसरी बार देश की जनता ने प्रधानमंत्री बनने के लिए चुना है, ऐसे में ये अपने में एक बहुत बड़ी उपलब्धि, और ये कोई सामान्य परिस्थिति नहीं है। अगर आप इतिहास में भी अगर आप देखें तो मुझे लगता है महज दूसरी बार ऐसा हुआ है कि कोई प्रधानमंत्री लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले, एक सरकार लगातार तीसरे टर्म में भी जनता एक प्रचंड बहुमत के साथ उनको जिता कर भेजे। तो ऐसे में ये जीत अपने में एक बहुत बड़ी जीत है। बट हाँ, क्योंकि हम लोगों ने अपने लिए इतने बड़े बड़े लक्ष्य तय किए हुए थे कि उससे हल्की सी चूक हुई तो सवाल मुझे लगता है कि क्या आपको लगता है बड़ा लक्ष्य रखना चूक थी, गलती थी? नहीं, बिल्कुल चूक नहीं थी भाई। जब तक आप बड़े लक्ष्य नहीं तय कीजिएगा तब तक आप उसके समीप कैसे पहुंचेगा। कोई कई सालों पहले सवाल उठाते थे कि भाई बुलेट ट्रेन क्यों, राजधानी इतने पे चल रही है, इतनी स्पीड बढ़ गई, हम लोग उसी में संतुष्ट होते थे। बट आपको बड़े लक्ष्य रखने होंगे, और मुझे नहीं लगता कि कोई भी लक्ष्य को आप पूरा नहीं कर सकते। 2024 में नहीं हुआ, 2029 में करेंगे। 2024 में नहीं हुआ, 2029 में करेंगे, यानी आपको लगता है कि 2029 में भी आएंगे ही मोदी? बिल्कुल आएंगे, क्यों नहीं आएंगे, किस बात का शक है भाई। हमारे प्रधानमंत्री जी जिन्होंने देश को एक विकसित देश बनाने का संकल्प तय किया, 2047 तक पहली बार देश में कोई ऐसे प्रधानमंत्री आए जो भारत को विकसित देश बनाने की सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। इन 5 सालों में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाकर देश को मजबूती देने का काम कर रहे हैं। तो स्वाभाविक है ऐसे दृढ़ निश्चय वाले, दृढ़ संकल्प वाले प्रधानमंत्री जी की देश को जरूरत है। 24 के 29 में भी मुझे पूरा विश्वास है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही रहेंगे। लेकिन कांग्रेस इस बात का बहुत मजाक उड़ा रही है कि 400 सीटें का लक्ष्य रखा गया, 400 सीटें नहीं आई हैं, कांग्रेस का रिवाइवल हो गया है, राजद का रिवाइवल हो गया है, और बड़ी सारी बातें की जा रही हैं। क्या कहना चाहते हैं आप? यानी विपक्ष का रिवाइवल हो गया है। दिल को बहलाने के लिए अपने आप को जो ख्वाब दिखाना चाहे वो बिल्कुल सही है, बट हकीकत तो यही है ना। जनादेश तो एनडीए के लिए है, सरकार तो एनडीए ही बनाने जा रही है। किसका रिवाइवल हुआ, किसका रिवाइवल नहीं हुआ भाई, उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं। अगर महज 100 के आंकड़े के पास जाकर कोई अपने रिवाइवल की बात करे, और मैं राजद वगैरह जैसी पार्टी का तो क्या ही बोलूँगा, 3-4 सीटों पर अगर इनको अपना रिवाइवल रख रहा है तो अच्छी बात है, ये उनको मुबारक। बट हकीकत है कि प्रधानमंत्री तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। ये वही दल हैं जो अपने आप को 300 के पार दिखा रहे थे, ये वही लोग हैं जो अपने आप को सरकार बनाता हुआ दिखा रहे थे। ऐसे में
आज जब पुनः जनादेश एनडीए के पक्ष में आया है तो इस तरीके की बातें कर कर ये उन लोगों को बहला फुसला कर अपने पास रखना चाह रहे हैं जो इनसे चिपकेंगे। और आने वाले दिनों में देखिएगा एनडीए का कुनबा और बड़ा होगा, कई और ऐसे सहयोगी हैं जो हम लोग के साथ आकर जुड़ेंगे। ये बड़ी बात आप बोल रहे हैं, एनडीए का कुनबा बड़ा होगा और सहयोगी आपके साथ जुड़ेंगे आकर। कौन से सहयोगी हैं ये? भाई आने वाले दिनों में आप देखिएगा हर कोई हमारे प्रधानमंत्री जी के साथ उनकी सोच के साथ जुड़ना चाहता है। और आने वाले दिनों में आप देखिएगा ये इंडिया अलायंस में जितने लोग हैं कई ऐसे हैं जो कि आने वाले दिनों में एनडीए के साथ जुड़कर एनडीए को और मजबूत करने का काम करेंगे। लेकिन आपको कौन सा मंत्रालय चाहिए? क्योंकि सबको कोई ना कोई मंत्रालय चाहिए, किसी को वित्त चाहिए, किसी को एग्रीकल्चर चाहिए, आपको कौन सा मंत्रालय चाहिए? अमीश भाई मैं बहुत नाशुक्रा होऊंगा कि अगर इसके बाद भी अगर मैं अपनी तरफ से कोई इच्छा जाहिर करूं। एक सिंगल सांसद वाली पार्टी पर मेरे प्रधानमंत्री जी ने विश्वास जताते हुए 5 सीटें लड़ने को दी। मैं भी उनके विश्वास पर खरा उतरा, 5 मिली, 5 की 5 मैंने भी उनको जिताकर मैंने दी। पर ऐसे में अब इसके बाद मैं मंत्रालय को लेकर अपनी महत्वाकांक्षाएं उनके सामने रखूं, ये कतई उचित नहीं है। मेरी सोच इस बात की थी कि प्रधानमंत्री तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले। 14 में भी जब मैं एनडीए अलायंस का हिस्सा बना उस वक्त भी इसी सोच के साथ आया। उस वक्त एनडीए के प्रधानमंत्री पद के दावेदार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री जी थे, उनको प्रधानमंत्री बनाने की सोच के साथ 2014 में गठबंधन के साथ आया। इस बार भी इच्छा सिर्फ उनको तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते हुए देखना है। मेरी अपनी या मेरी पार्टी की कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। आपकी ये बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं इस कॉलिशन पॉलिटिक्स के आज के युग में कि आपकी कोई अपनी इच्छा नहीं है, यानी आपकी मंत्री बनने की भी कोई इच्छा नहीं है, ये भी मैं मान लूं? भाई मैं जिस परिवार से आता हूं मेरे लिए ये सब बातें कोई मायने नहीं रखती। मैं अपनी सोच के साथ आगे बढ़ रहा हूं, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट की सोच के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूं। उस विजन को मैं धरातल पर उतारना चाहता हूं। मैं बिहार को एक विकसित राज्य बनता हुआ देखना चाहता हूं। मेरे लिए वो बातें मायने रखती हैं। अगर मैं व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं में ही उलझा रह गया या अगर मैं उलझता, अगर मेरे लिए सब इतना ही मायने रखता तो भाई इसके पूर्व में भी कई मौके आए थे जहां पे मैं इन ख्वाहिशों को पूरा कर सकता था। पर ऐसी ख्वाहिशों को रखना अपने प्रदेश के लोगों के साथ नाइंसाफी होगी। उनकी लड़ाई लड़ रहा हूं, अपनी महत्वाकांक्षाओं की नहीं। लेकिन क्या आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी का तीसरा टर्म जो है वो कठिन होगा, जैसा विपक्ष सोच रहा है कि अलायंस पॉलिटिक्स है, नीतीश बाबू को साथ लेके चलना है, चंद्रबाबू नायडू को साथ लेके चलना है? क्या ये कठिन होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, एनडीए के लिए, बीजेपी के लिए? विपक्ष ऐसा सोच के अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करना चाह रहा है। दे वांट टू सी अ सिचुएशन लाइक दिस वेयर माय प्राइम मिनिस्टर इज नॉट स्ट्रांग इनफ, ही इज नॉट एबल टू टेक डिसीजंस एंड यू नो ऑल द अलाई पार्टनर्स वो उनके ऊपर हावी हो रहे हैं। ये सोच विपक्ष ऐसी रखता है। पर कल एनडीए के तमाम लीडर्स की बैठक थी और जिस समर्पण भाव के साथ सब ने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विश्वास जताया है। मेरे प्रधानमंत्री पिछले 10 साल ही नहीं, पिछले 25 सालों से जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री भी थे उस वक्त जिस मजबूती से कार्य करते थे, पिछले 10 सालों में जिस मजबूती से मेरे प्रधानमंत्री ने फैसले लिए हैं, कड़े से कड़े फैसले लिए हैं, उतने ही मजबूत बल्कि उससे ज़्यादा मजबूत आप इन 5 सालों में मेरे प्रधानमंत्री को देखेंगे। हम तमाम अलाई उनके साथ चट्टानी एकता की तरह उनके साथ खड़े हैं। लेकिन मीसा भारती नीतीश जी को कह रही है हमारे चाचा हैं, इसलिए हम हमेशा उनका स्वागत करते रहेंगे। अब देखिए तेजस्वी और नीतीश जी उड़े तो अलग अलग सीट पर थे लेकिन बीच में साथ आके बैठ गए। तो ये जो अटकलों का बाजार गर्म है नीतीश जी को लेकर, इस पर आप क्या टिप्पणी करना चाहते हैं? भाई मेरे मुख्यमंत्री उठकर किसी सीट पर नहीं गए, तेजस्वी उठकर उनके बगल वाली सीट पर आकर बैठे। ये ख्वाहिशें तो उनके मन में होंगी ही ना, ज़रूर चाहेंगे कि ये हमारे साथ आ जाए, वो हमारे साथ आ जाए। ये ऐसे दल के लोग हैं जिनके लिए जनादेश कोई मायने नहीं रखता। ये ऐसे लोग हैं जिनके लिए नीति सिद्धांत कोई मायने नहीं रखती। जनादेश का अपमान कर कर भी ये लोगों को अपने साथ जोड़ने में यकीन रखने वालों में से हैं। तो ऐसे में इनकी महत्वाकांक्षा ज़रूर होगी, बट ये हकीकत है। एनडीए का हर एक घटक दल जो चुनाव लड़ा और जीता वह एनडीए के वोटों पर जीता, एनडीए के समर्थकों की वजह से वो जीता है। ऐसे में कोई भी एनडीए का घटक दल जनादेश का अपमान कर कर किसी दूसरे गठबंधन में जाने की सोच भी नहीं सकता। और लेकिन हमने महाराष्ट्र में ऐसा देखा था, उद्धव ठाकरे मोदी के नाम पर जीते लेकिन उद्धव ठाकरे ने पाला बदल लिया था, अपना समर्थन दिया।
भाई मुबारक हो ऐसे लोगों को जो जनादेश का अपमान करने की सोच रखते हो, पर आज की तारीख में प्रधानमंत्री जी के साथ हम लोग हैं और पूरी चट्टानी एकता के साथ हैं। एक और बीजेपी की सांसद है कंगना रनौत, तो उनको चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे एक सीएसएफ की महिला जवान ने अभी कुछ देर पहले उनके साथ बदसलूकी करी है, उनको थप्पड़ मारने की भी खबर है। वेल ऑनेस्टली अमीश भाई मुझे इस बात की जानकारी नहीं है, बट अगर ऐसा हुआ है तो ये गलत है। सिर्फ इसीलिए नहीं क्योंकि आज वो माननीय सांसद हैं, बल्कि जिस जगत से वो आती हैं, अभिनय के जगत में उनकी एक अहम भूमिका रही है। उन्होंने भारत की सिनेमा को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक पहचान दिलाने का उन्होंने काम किया है। ऐसे में अगर उनके साथ कहीं पे भी कोई भी अभद्र व्यवहार हुआ है तो ये शर्मनाक और चिंताजनक है। मैं मानता हूँ इस पे जल्द उचित कार्रवाई होगी, सच्चाई पूरी सामने आ जाए, जांच होने के बाद इस पे जरूर कार्रवाई होगी। अच्छा, एक आखिरी सवाल मेरा है, एनडीए की मीटिंग हुई, क्या वहां पर किसी ने कोई डिमांड भी रखी थी, जैसा बार बार खबर आई टीडीपी या जेडीयू ने, इस पर आप कुछ टिप्पणी करना चाहते हैं? कोई डिमांड की बात हुई थी एनडीए की मीटिंग में? I can say this on record and you can quote me wherever you want. एनडीए की बैठक में बिना किसी शर्त के हर एक घटक दल ने अपना पूर्ण समर्पण मेरे प्रधानमंत्री जी में जताया है। ये एक औपचारिकता थी कि उनको दोबारा एनडीए का नेता चुना जाना था, इसमें कहीं कोई बहस नहीं थी, बट उस औपचारिकता को भी निभाया और बिना किसी शर्त के हम लोगों ने अपना समर्थन प्रधानमंत्री जी को दिया है। यानी बिना, ये बहुत बड़ी खबर है अपने आप में, यानी आप कह रहे हैं जेडीयू टीडीपी ने बिना शर्त, बिना किसी मंत्रालय के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विश्वास जताया है और महज औपचारिकता थी प्रधानमंत्री को चुनना, मन में सबके तय था। बिल्कुल बिल्कुल। कल एनडीए की बैठक में किसी ने नहीं, और बल्कि हम सब ने तो प्रधानमंत्री जी को बधाई दी है। वहां पे उनके नेतृत्व में ही एनडीए का प्रदर्शन इतना बेहतर रहा है। चेहरा हम लोग के वो थे, वही फ्रंट से लीड कर रहे थे। एंड आई थिंक बहुत कम ऐसे नेता होते हैं जो इतनी क्षमता रखते हैं फ्रंट से लीड करने की। देश का कोई ऐसा कोना नहीं जहाँ पे मेरे प्रधानमंत्री जी ने, और कोई ऐसा दल नहीं जिसके लिए, एनडीए के घटक दलों में से, जिनके लिए प्रधानमंत्री जी ने प्रचार ना किया हो। तो ऐसे में हम सब ने उनका आभार प्रकट किया कल की बैठक में। बहुत बहुत शुक्रिया चिराग पासवान आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने एक रिकॉर्ड बनाया है और आपका स्ट्राइक रेट जो है क्रिकेट की भाषा के अंदर वो 100% रहा है। इसके लिए आपको और डबल शुभकामनाएं, क्योंकि आपके विरोध में तो थे, उनके पास कई हेलीकॉप्टर थे, बहुत सारी रैलियां करी, लेकिन सीटें उनकी 4 आई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।